ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने क्लास 12 का फिजिक्स। इसमें हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्लास 12 का पहला चैप्टर है ना। इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपने 12th के सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि 12th का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। जो 12th का फिजिक्स है उसको दो सेक्शंस में, जिसके दो बुक्स अवेलेबल हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है हमारा पहला जो बुक है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये पूरा का पूरा जो आपका वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 इसी टॉपिक के अंदर में आता है। अब ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इसको हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन इसको तोड़ के देखते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है क्या। इसमें पहला हमारा जो सेक्शन आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद देखें इसमें आता है हमारा कैपेसिटर। उसके बाद देखें फिर हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से ये चैप्टर आपके आगे बढ़ते जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद आ जाएगा आपका मैग्नेटिज्म आ जाएगा, मैग्नेटिज्म के बाद अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहाँ पे जाके हमारा चैप्टर एंड होता है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो सबसे पहला सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, इसकी कैटेगरी 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। चूँकि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीन केस हो सकते हैं यदि कोई चार्ज है, यदि चार्ज है हमारे पास, चार्ज क्या क्या हो सकता है। चार्ज जो है हमारा या तो वो रेस्ट में हो सकता है या तो वो मूव कर सकता है। यदि वो मूव कर रहा है मूव कैसे कर सकता है। मूव करने के भी दो कंडीशंस हो सकते हैं। मूव आपका एक कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, या फिर आपका कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव करे। ये तीन कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डिवाइड करेंगे। जो पहला सेक्शन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें बोला जाता है कि चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब है कि इसमें जो वेलोसिटी है चार्ज का, वो वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। मतलब हम लोग ये जूम करके चलेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो कैसा है, चार्ज हमारा रेस्ट में है। जो दूसरा कंडीशन आता है, जो दूसरा हमारा सेक्शन है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और प्लस नेगेटिव में अगर दूसरा कंडीशन हमारा क्या आ जाएगा इसमें, व्हेन चार्ज इज गोइंग टू मूव। ये चार्ज जब मूव करना स्टार्ट कर लेता है तो मूव करने में भी दो कंडीशंस हैं कि आपका जो चार्ज है वो कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। व्हेन द चार्ज इज गोइंग टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। भैया यदि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन है। जो तीसरा पार्ट आता है, तीसरा पार्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। अब इसमें ऑब्वियसली इसमें कोई बतलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतने समझदार हैं। यहाँ पे देखा जाए v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, v वेरिएबल है, मतलब विथ some acceleration, बट इसमें भी कंडीशन है कि दिस एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। यस, तो ऐसे ब्रॉडली इस पूरे आपका जो वॉल्यूम 1 है, इस वॉल्यूम 1 को वैसे 3 सेक्शंस में बांटते हैं। अब ये जो सेक्शंस हैं
इसमें भी आपके अलग अलग पार्ट्स हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे। उसके बाद फिर अगला सेक्शन होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। फिर पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हम लोग फिर कैपेसिटर पे जाएंगे, तब जाके कहीं हमारा ये पूरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला चैप्टर है, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? चार्ज। स्टैटिक्स मीन्स स्टैट, सो स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। सो चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज का कोई वेलोसिटी नहीं होगा भैया, जहाँ चार्ज रखा हुआ है चार्ज वहीं पे ही रहेगा। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा। हमने चार्ज को जहाँ पे रख दिया वहाँ पे चार्ज है। हाँ, ये अलग बात है, हम लोग आगे कंडीशंस देखेंगे कि एक स्टैटिक चार्ज है, यदि उस पर फोर्स लगाया जाए तो उसका मूवमेंट वगैरह कैसे होगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक को यदि हम लोग डिफाइन करें तो बोलेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द चार्जेस एट रेस्ट। ये कौन सा ब्रांच है फिजिक्स का? ये वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कैसे चार्ज के बारे में डील करते हैं, तो वैसे चार्ज के बारे में जो कैसा हो रेस्ट में हो। क्लियर है? अब बात आती है कि हमने जो वर्ड यूज किया वो वर्ड यूज किया है चार्ज। भैया आखिर ये है क्या? चार्ज है क्या? सो मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ में जाता हूँ, जिसका चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा हेल्प लूँगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हुए हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, सो एटम इज गोइंग टू बी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स, है ना। सो वो 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं? तो उसमें से एक पार्टिकल होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। और फिर आपको एटम्स के बारे में बताया गया कि एटम्स को हम लोग जनरली 2 कैटेगरी में देखते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो जिसमें जो कि वैकेंट होता है, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से बना के देखता हूँ। सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस पार्ट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब इसमें कैसे हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम्स के बारे में बताया गया है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में 2 हमारे पास पार्टिकल्स हैं, एक है आपका प्रोटॉन और दूसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन। सो इस न्यूक्लियस के अंदर में हमारे पास 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो बेचारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे गोल 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 ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब एक ऑर्बिट में। वैसे ऐसे एक ऑर्बिट नहीं होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वैसे वैसे अपने अपने अलग अलग ऑर्बिट्स पे ये मूव करते रहते हैं। और एक न्यूट्रल जो भी आपका एक एटम है, सो एटम्स यदि न्यूट्रल है, सो न्यूट्रल कहने का मतलब होता है कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका बराबर हो। अब ये इसका क्या मतलब है? सो साइंटिस्ट लोगों का एज्यूम और एजम्पशन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन जो है वो आपका एक चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल पार्टिकल है। सो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। सो और एक और चीज़, आपका जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है? सेम होता है। और इन पे जो साइन होते हैं, तो इसको मान लिया गया है कि ये निगेटिवली चार्ज होता है और इसको एज्यूम किया गया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे जो इस पे चार्ज होता है। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि मैं लिखूँ, सो विथ साइन यदि मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैं साइन के साथ यहाँ पे लिखूँगा, सो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वैसे ही मैं यदि प्रोटॉन का लिखूँ तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, but the sign is going to be positive. So this is going to be 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So atoms जो हैं, so atoms में itself there are charged particles, है ना। So यदि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, so कोई भी ऑब्जेक्ट है, so बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। अब इतने सारे एटम्स हैं, अब इस एटम्स में से यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूँ, तो सपोज थोड़ा सा एग्जांपल और लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। इसमें चार्जिंग वगैरह कैसा होता है, सो इसमें से जितने भी प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूट्रल एटम है। ठीक,
सो यदि न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि मैं इसमें से कोई भी एक एलिमेंट निकालूं, जनरली हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। सो इलेक्ट्रॉन हमारा यदि बाहर निकल जाए, सो इसमें इस एटम में सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो गए। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। सो जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूट्रलाइज कर लेंगे जितने प्रोटॉन होंगे। सो उसमें से चूंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, सो वो नेगेटिव चार्ज को, ये इस पॉजिटिव चार्ज को वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका नलीफाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये जो एटम है हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या है, हम इसको एक लाइन में बोल सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, या escape of electrons from the atom or the body makes the body positively charged, या loss of electrons, इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, loss of electrons from a body makes the body positively charged। मतलब किसी एक बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये जो हमारा बॉडी है, ये बॉडी कैसा हो जाएगा, हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके रिवर्स में देखें, तो कोई एक बॉडी है और इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर दें, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। सो जितने भी प्रोटॉन्स थे पहले, जितने अवेलेबल थे और जितने इलेक्ट्रॉन थे, वो एक दूसरे को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो तो न्यूट्रल हो जाएंगे। सो एक्सेस क्या है इस पे, एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, अभी हमने लिखा था नेगेटिव चार्ज। सो किसी इलेक्ट्रॉन को यदि हम किसी बॉडी पे सप्लाई करते हैं, सो हमारा बॉडी कैसा हो जाता है, बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर। सो ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग जो बॉडी है उस बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज बॉडी को कर सकते हो। सो बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मेथड्स हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स को या तो उससे निकाल लो या इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर दो। सो ये दो मेथड्स हैं जिससे आप किसी भी बॉडी को आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है। सो चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो, है ना। चार्ज को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता। चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह केवल ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से निकाल के दूसरे में दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और दूसरा जहाँ पे गया वहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ, बॉडी, सो लेट्स से दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द बॉडी बी। अब इसमें से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने डाल दिया, और इसमें मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 प्रोटॉन थे, और ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है। सो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, और इस मान लेते हैं कि 200 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 200 प्रोटॉन्स हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें से मैंने क्या किया कि इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिया। सो पहले 100 थे, इसमें से एक निकाल लिया, सो हमारे पास कितने बचे, 99 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन हमने इस बॉडी को दे दिया, सो इसके पास 200 थे, एक इसको और मिल गया, सो हो गए 201 ना। सो 201 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखें, सो 99 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 99 प्रोटॉन्स को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सो इसके पास एक एक्सेस प्रोटॉन बच गया, सो वो प्रोटॉन क्या करेगा, इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज। सो प्रोटॉन क्यों पॉजिटिवली चार्ज करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि प्रोटॉन को हमने क्या अज्यूम किया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, सो 200 प्रोटॉन जो है वो 200 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर लेगा, लेकिन चूंकि अब एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, सो ये बॉडी हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। सो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सभी से स्टेटमेंट को देखते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी, सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी मेक्स द बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंजम्पशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंजम्पशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द बॉडी मेक्स द बॉडी नेगेटिवली चार्ज। सो ये दो कहानी थे। मतलब चार्ज को हम लोग दो टाइप में देखते हैं कि चार्ज जो है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। सो चार्ज के बारे में हम लोग इतना बात कर ली है, सब थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे चार्ज के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो अब अगला हेडिंग हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं।
सो अगला जो हम लोग लिखेंगे, बात करेंगे, सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें यार स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे हम लोग यूनिट का। क्या कि चार्ज जो है, इस चार्ज का यूनिट क्या होता है ना, इस चार्ज का यूनिट क्या होता है। सो यूनिट जानते ही हो आप लोग कि यूनिट को हम लोग दो भागों में, दो टाइप के हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं। पहला होता है हमारा एसआई यूनिट जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ होता है, और पहले जो यूज़ होता था वो था सीजीएस। सो एसआई यूनिट में जो चार्ज है इसको हम लोग डिनोट करते हैं कूलम से, है ना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सी। सो ये किस में यूज़ करते हैं हम लोग, एसआई में। और सीजीएस में क्या यूज़ करते हैं, सो उसमें लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ESU। इसको हम लोग यूज़ करते हैं सीजीएस में। इसका एक और नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो काफ़ी बुक्स में और एग्जाम्स में भी हमेशा पूछे जाते हैं। सो इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम। स्टैट कूलम। तो आप तो ये बात करो या तो ये बात करो, ये दोनों कैसा है आपका सीजीएस यूनिट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, ये दोनों सीजीएस यूनिट हैं। तो ये हो गया हमारा एसआई यूनिट और ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट। यहाँ पे हम लोग को एक और चीज़ देखना होगा, जैसे इन दोनों को यदि आपको सीजीएस में डेटा दिया हुआ है, सीजीएस में आपको चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, सो हमारे पास जितने भी फार्मूला है, सो फार्मूला में हम लोग वैल्यूज़ किस में डालते हैं, जनरली हम लोग एसआई यूनिट में उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमारे पास एक कन्वर्जन होना चाहिए कि सीजीएस को हम लोग एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। सो सीजीएस को हम लोग एसआई में कन्वर्ट करने के लिए हमको वैल्यूज चाहिए। हमको ये कूलम और स्टैट कूलम में क्या रिलेशन होता है, सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक रिलेशन लिख लेते हैं, क्या कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। सो लिखेंगे 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU और स्टैट कूलम। दोनों में से कोई भी आप देख सकते हो। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। तो काफ़ी ज़रूरी भी है, ये डेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है बुक्स में बच्चों से कैलकुलेशन कराने के लिए। जनरली वैल्यू जो है वो ESU में देता है, थोड़ा और कंफ्यूज करना चाहेगा तो बोलेगा कि स्टैट कूलम है, इतना स्टैट कूलम है। यदि बच्चा को नहीं पता होगा कि ये जो स्टैट कूलम है ये कुछ और नहीं, ये ESU है। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये सारे नाम यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपको या तो वैल्यूज ESU में दिया रहेगा, स्टैट कूलम में दिया रहेगा या कूलम में दिया रहेगा। सो ये सारे जो कूलम जो है ये काफ़ी बड़ा यूनिट है चार्ज का। इतना बड़ा यूनिट हम लोग प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं करते, प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं होता है। सो प्रैक्टिकल में जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो उसमें कुछ छोटे यूनिट्स यूज होते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स में हम लोग यूज़ करेंगे मिली कूलम। सो मिली कूलम। सो मिली कूलम कितने के बराबर होगा, सो 10⁻³ कूलम, है ना। सो ये एक छोटा सा यूनिट है जो हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा यदि हम लोग यूज़ करें तो हम लोग यूज़ करेंगे माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम। एक और जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं नैनो कूलम। ये सब केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, नैनो कूलम, 10⁻⁹ कूलम, है ना। सो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। सो ये जो 3 हैं और भी बहुत सारे हैं, मैं ऐसे ही इन जनरल आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यही आपके जो है वो
यूज़ होते हैं, कुलम्स बड़ा कम यूज़ होता है। आगे के चैप्टर्स में देखेंगे हम लोग को बस यही मिलेगा, माइक्रो सबसे ज़्यादा, माइक्रो और मिली, ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यूनिट्स हैं। तो इसलिए इसका वैल्यू जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये आपको माइक्रो कुलम है, इज गोइंग टू बी 10 to the power -6 कुलम, और जो मिली कुलम है इज गोइंग टू बी 10 to the power -3 कुलम। अब इसका डायमेंशन क्या होगा चार्ज का? सो यूनिट तो हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा? सो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि करंट जो है वो कैसे डिफाइन होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। सो मैं थोड़ा सा करंट से बात करता हूँ। सो करंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन टाइम। और मेरी इसी फॉर्मूले को यूज़ करके निकालूँ कि हमारा जो चार्ज होगा उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, करंट इनटू टाइम। हम लोग 11th क्लास में ऑलरेडी देखे हुए हैं कि जो हमारा डायमेंशन निकालने में हम जो बेसिक 7 यूनिट्स यूज़ करते हैं उसमें से एक है आपका मास, लेंथ, टाइम। 3 तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, चौथा भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, विच इज़ करंट। सो करंट मीन्स आई। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब चार्ज को कैसे लिख सकते हैं? सो करंट को लिखेंगे आई, टाइम को लिखेंगे टी। सो टाइम को पहले टी लिख लेते हैं, और हमारे पास क्या नहीं है, एम नहीं है, एल नहीं है। सो 0 0, टी का 1, आई का 1, एंड दिस इज व्हाट इज द डायमेंशन। प्लीज मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, अच्छे से लिख लीजिए इसको। सो डायमेंशन इसका हो गया m0, l0, t1, i1, है ना। ये बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। मैं इधर का मिटाता हूँ और आगे फिर हम लोग लिखते जाते हैं। देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सो डायमेंशन जो है उसको लिखने के लिए हमें पहले जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना हो, सबसे पहले हमको उसका फार्मूला देखना होता है। सो हमको चाहिए था चार्ज का। हम लोगों ने 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है कि करंट इज गोइंग टू बी डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम। से यहाँ से चार्ज का फार्मूला निकल गया आपको करंट इनटू टाइम, और करंट को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं और टाइम को हमने टी से डिनोट करते हैं। तो टाइम को टी से डिनोट कर दिया, करंट को हमने आई से डिनोट कर दिया। समटाइम्स इट इज आल्सो यूज्ड एज कैपिटल ए। आई को हम लोग ए मीन्स एम्पियर। सो एम्पियर से भी कभी कभी इंडिकेट करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, वो तो सिंबल का है। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 T1। अब M नहीं है और L नहीं है, सो M टू द पावर 0 और L 0। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग बात करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग यूनिट और डायमेंशन की बात कर लिए। अब दूसरा बात करते हैं। सो दूसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है भैया? सो चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का क्या क्या खासियत होता है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है ना। तो स्केलर क्वांटिटी को क्या करेंगे हम लोग, a + b = a + b, 2 + 3 = 5। मतलब जितना भी हमारा जो अभी तक छोटे बचपन वाला जितना भी मैथमेटिक्स था, वो सारा मैथमेटिक्स इस चार्ज के साथ हम लोग लगा सकते हैं, है ना। सो ये इसका स्केलर होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोगों को मिल जाता है कि इसमें हम लोग को ज़्यादा मतलब हाई फाई मैथमेटिक्स हम लोग को यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। जैसे कि हम लोग वेक्टर में देखे थे, यदि कोई क्वांटिटी वेक्टर हो तो उसको ऐड करने का तरीका अलग, उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग, उसको सब्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग। ये सारी जो मुश्किलें हैं और झंझट थे वो सारे के सारे यहाँ पे गायब हो जाते हैं। यहाँ पे हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी के साथ बेनिफिट हम लोगों को ये मिल जाता है ना। तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज इज
चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चलो भाई बदलाव, इसका मतलब क्या हो गया? सो चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हो गया? अभी तो इस पे बात किए थे। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज को हम लोग पैदा नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे अभी, इसके भी हम मॉलिक्यूल्स के बारे में देखें। सो जो हमारा एटम है, एटम्स में ऑलरेडी चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो किसी बॉडी को यदि हमको चार्ज करना है तो क्या करते हैं हम लोग? चार्ज को एक बॉडी से निकाल के दूसरे बॉडी पे डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये बॉडी मेरा जो है ये चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया, जिसने एक्सेप्ट किया और जिसने डोनेट किया, है ना। सो चार्ज क्या हो सकता है आपका? सो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आपका क्या है? ट्रांसफर होता है। क्लियर? सो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये तीसरा प्रॉपर्टी है उसका। चौथा प्रॉपर्टी देखें। सो चौथा है हमारा चार्ज इज कंजर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। चार्ज इज कंजर्व। इसको समझने के लिए सॉरी इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, काफी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि आखिर ये चार्ज इज कंजर्व इसको समझेंगे कैसे। सो एग्जांपल लेते हैं, आपके घर के एक एग्जांपल को यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि आपके फादर का कुछ भी इनकम है, लेट्स से एनीथिंग, सो लेट्स अज्यूम दैट योर फादर हैज इनकम X। क्लियर? सो ये इनकम आपके पूरे फैमिली का है। यदि हम एज्यूम करके चलें कि घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, केवल पेरेंट्स कमाने वाले हैं, केवल आपके जो फादर हैं वो अर्न करते हैं, ये ऐसा एज्यूम कर लें हम। सो आपके घर का जो इनकम है, सो दिस इज X, है ना। सो घर में दो टाइप होंगे, इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर होंगे और कुछ आपके सेविंग्स। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। आप कितना खर्चा करते हो? तो सपोज हमने Y रुपीज़ फैमिली ने खर्चा कर दिया और Z रुपीज़ सेविंग कर दिया। सो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस X, Y और Z में क्या रिलेशन होना चाहिए? आप क्या रिलेशन लिखोगे? सो जितना फादर ने अर्न किया था, जो उनका इनकम था, उसी में से आपने कुछ पैसा जो है वो आपने स्पेंड किया और उसी में से जो बाकी पैसा है वो आपका सेविंग में चला गया। इसका मतलब है कि दिस X शुड बी इक्वल टू Y प्लस Z, एज सिंपल एज इट इज। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। सो जितना अर्न किया उतना ही यहाँ पे आपका ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपका सेविंग हो गया। सो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सो यही चार्ज के साथ भी है। जैसे कि अभी हमने बताया कि चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज को क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसफर कर सकते हैं। सो यहाँ से ट्रांसफर वहाँ, यहाँ से वहाँ। सो यदि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिसकी दो आइसोलेटेड सिस्टम्स हैं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं, सो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो सिस्टम के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि वैसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट ना करे। मतलब सिस्टम के अंदर कितने भी बॉडी हो सकते हैं, लेकिन यदि हमने जिसको सिस्टम माना है वो पूरे के पूरे आपके सराउंडिंग के साथ आपका इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए। सो हमने अपने सिस्टम में दो बॉडी को ले लिया। सो लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, है ना। इसके पास मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास मान लिया 25 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन है। कुछ समय के बाद जो है इस पे हम मान लेते हैं कि इस पे 14 इलेक्ट्रॉन आ गए A पे आफ्टर सम टाइम। सो बताइए कि इस पे कितने चार्ज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे B पे। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं।
मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन उनके बीच में चल रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बाहर से तो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आ नहीं रहा है, बढ़िया से समझो। इसमें तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स और 25 मतलब 35 इलेक्ट्रॉन्स इनिशियल में थे। अब बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा है, जब बाहर से कुछ नहीं आ रहा है तो लास्ट में भी मेरा कितना होना चाहिए? तो लास्ट में भी मेरा इतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 25 + 10 35। तो यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन उसमें दे दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इधर में आपके 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से कुछ ऐसा कंडीशन हो गया। तो ये 10 से बन गया 14 और ये 25 से बन गया 21, और यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। So charge is neither be created nor be destroyed, it is only going to be transferred from one body to other. But this is what is known as the conservation of charge or charge is conserved, है ना? अच्छा आप ये डायग्राम बना लो, थोड़ा सा एग्जांपल रहेगा तो थोड़ा इजी भी होगा। तो मैं इधर वाला थोड़ा सा साफ करता हूँ और थोड़ा देखते हैं। अगले प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो 4 प्रॉपर्टी हो चुका है, 5वां देखते हैं। 5वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग जानते भी हैं। तो जो 5वां प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्वांट, क्वांटा, क्वांटा। सो क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया पैकेट्स, क्वांट मतलब होता है पैकेट्स। सो पैकेट्स की फॉर्म में। सो मैं आपसे बोलूँ एक इसको एग्जांपल से समझते हैं क्वांटाइजेशन का मतलब। तो मेरे पास एक एटम है, सपोज मान लिया हमारे पास एक एटम्स है जिसमें प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं और कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम भी रहे हैं। मैं बोलूँ कि इस बॉडी को चार्ज करना है, इस बॉडी को हमको चार्ज करना है। सो हम लोग जानते हैं कि बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या ज़रूरी है? बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डालना। 2 ही प्रोसेस है, या तो आप इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लो तो ये चार्ज हो जाएगा, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दो तो चार्ज हो जाएगा। यदि आपने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज, यदि आपने इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये निगेटिवली चार्ज, है ना? सो यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मतलब कम से कम चार्ज कितना इस पे आ सकता है? मिनिमम चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन। यदि 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, आधा इलेक्ट्रॉन तो हम इसमें से निकाल नहीं सकते भैया कि इलेक्ट्रॉन कैसे तोड़ दिए, आधा इलेक्ट्रॉन लेके चल दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारा जो भी बॉडी पे चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। हम या तो 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, ऐसे करते करते हम लोग n इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकते हैं। वैसे ही यदि हमको सप्लाई करने का बारी आए तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते हम लोग n इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर सकते हैं, है ना? सो वैसे में हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी बॉडी को यदि हमको किसी बॉडी पे यदि हमको चार्ज दिया गया है तो क्या होगा? वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा। क्लियर है? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को आधा करके नहीं निकाल सकते। सो मान लिया कि इस पे कुछ भी क्यू चार्ज है, मैं यदि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, सो मान लिया कि एक बॉडी है, सो बॉडी पे क्यू चार्ज है, सो दैट क्यू मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंटीग्रल मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इतना भी हो। सो मैं इसको जनरल में बोलता हूँ कि n इंटू ई। अब चूंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हम ले भी सकते हैं और दे सकते हैं, सो यदि हमने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो निगेटिव। सो बॉडी पे कैसे चार्ज आ सकते हैं? प्लस और माइनस। सो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस और माइनस डाल दूंगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज चार्ज इज क्वांटाइज्ड और
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, और ये एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने किया होगा, है ना, और ये बचपन में सिखलाया भी होगा, 10th क्लास में आप लोगों को सिखलाया भी गया होगा कि भैया जो लाइक चार्जेस है ना, सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये हमारा अगला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये ऑलरेडी जाना पहचाना सा है ना, तो जाना पहचाना सा प्रॉपर्टी है हमारे पास कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम सातवें प्रॉपर्टी की बात करें, सभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बतलाया कि लाइक चार्जेस और रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो अब मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी नंबर 7 पे जाने के पहले मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लूँगा और फिर मेरे कुछ सवाल होंगे। सो मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है ए, सो लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज, जस्ट अज्यूम दैट ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, और यहाँ पे एक हमने बॉडी बी रखा हुआ है, क्लियर। अब ये इतना हुआ कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो ए है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हम लोग देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक हमने चार्ज बॉडी ले लिया है और ये एक हमारा पास दूसरा बॉडी वहाँ पे अवेलेबल था, उसके बारे में हमको कोई पता नहीं कि वो चार्ज है कि क्या है। इस बॉडी को हम लोग वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे ले जाने के बाद ये ऐसा हम लोगों ने देखा कि ये जो बॉडी है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो कंक्लूजन क्या होगा हमारा कंक्लूजन क्या होगा, इस बॉडी के बारे में हमारा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। यहाँ पे जैसे हमने लिखा प्रॉपर्टी नंबर 6 में कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहाँ पे देखें, सो ये अट्रैक्ट कर रहा है, सो यदि ये पॉजिटिव चार्ज है सो इसको निगेटिव चार्ज होना चाहिए। डायरेक्ट हम यदि इस प्रॉपर्टी को देखें तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे देंगे कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखा कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सो बोलेंगे कि ये हमारा निगेटिवली चार्ज है, सो ये बॉडी हमारा निगेटिव चार्ज है। क्या ये कहना सही होगा? थोड़ी देर में देखेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है ये अधूरा स्टेटमेंट है। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है सो ज़रूरी नहीं है कि ये अपोजिटली चार्ज हो, मतलब अपोजिट चार्ज हो। यदि ये पॉजिटिव है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये निगेटिव चार्ज हो, हाँ हो सकता है। सो यहाँ पे दो कंडीशंस एक्चुअली बनते हैं। यदि ये बॉडी न्यूट्रल होगा तब भी इसको अट्रैक्ट कर सकता है, निगेटिव ही चार्ज होगा तब तो पक्का का पक्का करेगा। नेगेटिव चार्ज के लिए तो हम लोगों को तो कोई टेंशन ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 6, बट न्यूट्रल होगा, यदि ऑब्जेक्ट ही आपका न्यूट्रल है तब भी ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएं और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट करता है तो हमारे पास कंफ्यूजन रहेगा दो पॉइंट्स के बीच में कि ये बॉडी जो है वो अपोजिट चार्ज है या न्यूट्रल है। सो ये जो है ये चार्ज के होने और ना होने का जो हमारे पास यदि हमसे पूछा जाए कि ये बॉडी चार्ज है क्या, यस और नो, सो हम बोलेंगे हमें नहीं पता है, हम नहीं बोल सकते, अट्रैक्शन से हम लोग नहीं बोल सकते। बट वहीं पे यदि मैं यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज का बॉडी ले आऊँ, सो निगेटिव चार्ज को लाते ही यदि ये अट्रैक्ट न करके इसको रिपेल करने लगे तो हम श्योर हो जाएंगे, क्योंकि रिपल्सन में न्यूट्रल बॉडी के साथ ये जो बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को कभी रिपेल नहीं करता है ना। सो रिपल्सन जो है वो चार्ज का होना जो है वो आइडेंटिफाई करता है और उसको सर्टेनिटी में कन्वर्ट करता है ना। सो अट्रैक्शन से हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये बॉडी चार्ज है या न्यूट्रल है, लेकिन रिपल्सन से हम लोग श्योरली बोल सकते हैं कि ये बॉडी जो है हमारा चार्ज बॉडी है। यदि ये चार्ज नहीं होगा तो ये रिपेल कर ही नहीं सकता है ना, लेकिन अट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, यदि ये बॉडी चार्ज नहीं है तो ये अट्रैक्ट भी कर सकता है। क्लियर है? ये बड़ा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे जगह पे ऐसे ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी सवाल होते हैं, सो इसलिए इसको
लिखना ज़रूरी है ना। अब दूसरी बात ये है, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक और चीज़ पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज नंबर 8 पे आते हैं। सो आप उसको जो थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा हुआ है, यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, है ना। सो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा था? 5, 6, 7, 8। प्रॉपर्टीज नंबर 8। Nothing great. So properties number 8. So the 8वें प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सो फिर थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे फिर से हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में देखेंगे। सो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है भैया चार्ज और दूसरा होता है मास, है। सेम चीज़ यदि हम प्रोटॉन पे भी बात करें तो भैया प्रोटॉन के पास भी तो सेम ही चीज़ है, इसके पास भी चार्ज होता है और इसके पास भी मास होता है। अभी हमारे इस टॉपिक में प्रोटॉन ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग जो है ना एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज का ट्रांसफ़र जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ट्रांसफ़र करके हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल से प्रॉपर्टीज नंबर 8 को डील करने के पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लूँगा। एग्जाम्पल से ये बातें और क्लियर होंगी। मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में से इस ऑब्जेक्ट का मास हमने मान लिया m, है ना, और मान लिया इस पे चार्ज q, और इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब इसका मास हो गया m प्राइम, चार्ज हो गया q प्राइम। अब मेरे को थोड़ा सा रिलेशन बतला दो। चार्ज क्यों नहीं करते, चार्ज हम इसको न्यूट्रल मान लेते हैं, चलो न्यूट्रल मान लेते हैं और इसको क्यों कर लेते हैं। तो मेरा जो मेन मोटो है, तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, सो इस ऑब्जेक्ट का यदि मास m है, इसमें से यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, सो इसका जो ये m प्राइम जो मास है, क्या ये मास इसके बराबर होगा? क्या होना चाहिए? ये जो m प्राइम है वो इस m के बराबर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है। सो इलेक्ट्रॉन के पास तो हम जानते हैं भैया चार्ज तो होता ही है, साथ में मास भी होता है। यदि आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो कुछ मास तो निकल गया। सो ऑब्वियसली इस मास में से हमने क्या किया है, कुछ मास को निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ मास लेके चला गया, मतलब ये जो m प्राइम है, m प्राइम m के बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो ये बड़ा है कि छोटा है? तो चूंकि इसमें से कुछ मास हमने निकाल दिया है, सो मास निकाल दिया तो इसका वैल्यू घट गया, अब ये बन गया m प्राइम। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि m प्राइम जो है वो m से छोटा है। m प्राइम जो है वो हमारा m से छोटा है। यहाँ पे थोड़ा और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लिया कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है और इसका लेट्स अज्यूम दैट द रेडियस इज r, और इसमें से हमने 2, 4, 5, 10, 12, 15 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए और अब ये बन गया r प्राइम। सो बताइए कि r और इस r प्राइम में क्या रिलेशन है, इस r और r प्राइम में क्या रिलेशन है। सो हम थोड़ा सा इसको और डील करते हैं। सो मान लिया कि इसमें से हमने 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। सो 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो इसमें हमारा एक्सेस क्या हो गया, प्रोटॉन, मतलब इसमें 10 प्रोटॉन हो गए। सो यहाँ पे जो बॉडी है वो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। और यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने क्या लिखा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहाँ पे कैसे चार्जेस हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। सो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, और जितना रिपेल कर सकते हैं उतना, जितना फोर्स का और जितना भी मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, उसके अकॉर्डिंग ये लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। सो इसका जो नॉर्मल साइज होगा, इस नॉर्मल साइज से थोड़ा सा
बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या लिखेंगे कि दिस r प्राइम इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन r। सो r प्राइम जो है वो r से क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि भैया इसके जितने भी चार्ज थे वो चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करके क्या करेंगे, जितना दूर रहना जितने दूर वो रह सकते हैं उतने दूर वो रहना चाहेंगे। सो इस बॉडी को वो क्या करते हैं, स्ट्रेच करना शुरू करते हैं, खींचना शुरू करते हैं, और उसी वजह से ये जो r प्राइम जो है वो r से थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो इससे भी सवाल बहुत बार पूछा गया है ना। सो r प्राइम इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन r। सो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 8। सो अगला हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 9। सो ये थोड़ा सा ना हमारे क्लास 11 से थोड़ा सा रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज नंबर 9। सो हम लोग पढ़े थे कि जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का मास है ना, सो द मास इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इफ द मास इज गोइंग टू बी थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। यदि किसी मास को लाइट की वेलोसिटी से मूव कराया जाए तो उसका पूरा का पूरा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है विद द फार्मूला E इज इक्वल टू mc²। ये सबको पता है ना। सो ये हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग मैकेनिक्स में क्या बात करते हैं कि भैया ये जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का, जो मास दिया हुआ है ना, ये मास कांस्टेंट नहीं रहता, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यदि भैया आपने उसको लाइट के वेलोसिटी से थ्रो कर दिया तो ये m कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो हम लोग जनरली अपने मैकेनिक्स के केस में लेते हैं कि जैसे m इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। सो उसको रिलेटिव वेलोसिटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग क्या करते हैं कि भैया ये मास जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या ये यही सवाल मैं यहाँ से रिपीट करूँ, क्यों, क्या ये क्यों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि अभी जो हम लोग मतलब नॉर्मल वेलोसिटी से यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसका वैल्यू क्यू है, और यदि ये आपका लाइट के वेलोसिटी से चार्ज मूव करने लगे तो ये क्यू भी चेंज हो जाएगा। सो नो, चार्ज क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट विथ द रिलेटिविटी, है ना। सो यहाँ पे फ्रेम से ये क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट होता है। सो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पॉइंट नंबर 9 में यदि आप एक लाइन लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए कि चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट। इनवेरिएंट कहने का मतलब हो गया कि इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी फ्रेम में डाल दो, हाँ, चाहे आपका इनर्शियल फ्रेम हो चाहे आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। सो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं। सो कैसा भी फ्रेम हो, चाहे वो आपका इनर्शियल फ्रेम हो चाहे वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, सो किसी भी फ्रेम में डालोगे सो दिस वैल्यू क्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज। कहने का मतलब है आप घर में बैठे हो और इस चार्ज को देख रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चार्ज को आप बस में डाल दो, ट्रेन में डाल दो, एरोप्लेन में डाल दो, रॉकेट में डाल दो, कहीं डाल दो, इस चार्ज के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, है ना। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 9, है ना। अब थोड़ा सा जो हमारा है इस प्रॉपर्टीज का सिलसिला हमारा अब खत्म होने वाला है। तो लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में देखेंगे कि आखिर पॉइंट नंबर 10 में हमारा क्या हो रहा है। सो पॉइंट नंबर 10 हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही टॉपिक को डिस्कशन करने में हम लोगों ने बात किया था, है ना। सो चार्ज के 3 स्टेट हम लोग बात किए थे। या तो चार्ज हमारा ऐसा रह सकता है और रेस्ट में रह सकता है, यदि वो मूव करता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, या फिर एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, है ना। सो पहला जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें चार्ज आपका जो है वो रेस्ट में है। सो चार्ज जब हमारा रेस्ट में रहता है सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि चार्ज हमारा रेस्ट में है, इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं
कि चार्ज जो है जब रेस्ट में रहता है तो केवल और केवल ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है ना। दूसरा केस यदि हम लोग लेंगे कि चार्ज यदि हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो चार्ज यदि हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या होगा, चार्ज है तो पहला वाला केस तो आएगा ही आएगा, भैया चार्ज है रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा। अब इसके मूवमेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी के मूवमेंट के कारण क्या होगा, सो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट के कारण क्या होगा इसमें, तो ये अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। सो यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक भी आएगा मैग्नेटिक फील्ड। सो कोई चार्ज यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो वो दो चीज़ें जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे केस पे, when charge is going to move with some acceleration, यदि चार्ज जो है हमारा एक्सेलरेशन के साथ मूव करे तो क्या करेगा। तो इसमें फिर से पहला वाला भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो जनरेट करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, और साथ में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा। सो ये तीन केसेस हैं इस पॉइंट नंबर 10 में। सो पहला कंडीशन क्या है कि यदि चार्ज रेस्ट में है सो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। चार्ज यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। और यदि चार्ज आपका एक्सीलरेटेड है तो उस केस में जो हमारा चार्ज है वो क्या क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो यहाँ पे जो हमारा ये चार्ज का प्रॉपर्टीज़ है, सो टोटल जो 10 प्रॉपर्टीज़ हम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये 10 के 10 प्रॉपर्टी काफ़ी ज़रूरी भी है, तो वो एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। क्लियर। सो आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपके ये चार्ज के प्रॉपर्टीज़ हैं, तो चार्ज के प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लिए हैं। अब मटेरियल पे आते हैं कि मटेरियल आखिर कैसे होते हैं, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है, ये सवाल हम लोग पूछ सकते हैं कि किस बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, किस बॉडी को चार्ज नहीं किया जा सकता है, या हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है कि ये वाला बॉडी चार्ज हो गया, ये वाला बॉडी चार्ज नहीं हुआ, है ना। सो उस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि जो मटेरियल है उसको ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक को बोलते हैं कंडक्टर और दूसरे को बोलते हैं इंसुलेटर, है ना। सो पहला जो है हमारा कंडक्टर और दूसरा हो जाएगा हमारा इंसुलेटर। सो व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो, है ना। सो कंडक्टर किसको बोलते हैं जी, कंडक्टर किसको बोलते हैं। सो कंडक्टर में हम लोग सिंपल सा क्या है कि वैसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें से चार्ज जो है ना काफ़ी आसानी से ऐसे ऐसे ट्रैवल कर ले, आराम से ट्रैवल करे, इसमें कोई उसको डिस्टर्बेंस ना हो। सो वैसे मटेरियल्स जिसमें जो चार्ज है वो स्मूथली मूव करते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, सो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। और वैसे मटेरियल जिसमें चार्ज जो है वो स्मूथली मूव नहीं करे, वैसे मटेरियल को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। एग्जाम्पल, कंडक्टर का एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एट्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है हमारे कंडक्टर हैं। और इंसुलेटर के एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, ये सारे क्या है इंसुलेटर हैं। कभी देखा है क्या कि कहीं पे बिजली का काम हो, लकड़ी से वायर, लकड़ी से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं या प्लास्टिक से यूज़ कर रहे हैं, नो। तो जहाँ भी हम लोग को करंट का फ्लो करना होता है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेटल्स यूज़ करते हैं। सो मेटल्स आर जनरली कंडक्टर्स, है ना। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सारे हमारे कंडक्टर्स होते हैं। अब मेटल्स क्यों होते हैं, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जानते ही हो आप लोग, ऑक्टेट वगैरह जितने भी केमिस्ट्री का जो आपका फंडामेंटल होगा उसको आप लगा सकते हो कि मेटल्स के पास जो आउटर ऑर्बिट में है वो इनकम्प्लीट जो है उसका ऑक्टेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होते हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को ले और दे सकते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, हाफ ऑक्टेट या फुल ऑक्टेट जो भी हो। अब इतनी सारे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आपके केवल जो कंडक्टर है, सो कंडक्टर किसको बोलेंगे, तो वैसे मटेरियल जिसमें चार्ज का जो फ्लो है वो स्मूथ हो और बिना किसी डिस्टर्बेंस के हो, तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। मैं बोल रहा हूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के, आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि डिस्टर्बेंस तो भैया ये भी पैदा करता है ना। सो डिस्टर्बेंस को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो अभी बात नहीं करेंगे, अभी केवल हम लोग
कि आपका जो वैसे मटेरियल जिसमें से चार्ज का फ्लो होता है, तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।